नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रैली की, भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने और जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसे केंद्र सरकार पर, लेकिन अंत में नारा दिया बराक ओबामा के अंदाज में, कहा यस वी कैन, यस वी विल डू। इसके साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, युवाओं की जो हालत है उन सब के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बड़ी बात है जो उन्होंने कही वो हम आपको बता रहे हैं। 5 रुपए के टिकट से समाज सेवा होगी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के इस भाषण में शिरकत करने के लिए लोगों से 5 रुपए का टिकट लेने के लिए कहा गया था। जो निशाना उन्होंने साधा, उन्होंने कहा कि 5 जवान शहीद हुए एलओसी पर, सरकार ने क्या किया, ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा यूपीए सरकार की विदेश नीति फेल रही है, जिसमें उन्होंने चीन ने जो घुसपैठ की है उसका जिक्र किया। पाकिस्तान जो लगातार आंख दिखाता रहा है उसकी बात उन्होंने की। चीन को लेकर कांग्रेस की नीति पर हमला बोला और कहा कि ये यूपीए सरकार देश को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इसके साथ ही तेलंगाना पर भी बोले नरेंद्र मोदी। कहा तेलंगाना ऐसे बांटा कि भाई भाई में बैर हो गया। देश में कांग्रेस मुक्त भारत की हवा बनी, ये कहा नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही वो बोले कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों गुजरात से भी आगे जाएं, विकास करें, ये वो चाहते हैं। मोदी ने शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, इनकी भी जमकर तारीफ की। मोदी ने जयललिता की सरकार की तारीफ की। उन्होंने अपनी बात में जहां जयललिता का जिक्र किया वहीं टीडीपी का भी जिक्र किया। और आखिर में अपने भाषण को खत्म करते हुए उन्होंने कहा, जो नारा दिया उन्होंने देश के लिए वो था यस वी कैन। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। मैं एक चीज आपसे बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, 2 हाथ ऊपर करके बोलेंगे। मैं जो बोलूं वो आपको बोलना है। यस वी कैन। मैं बोलता हूं, फिर बोलिए, यस वी कैन, यस वी कैन, यस विल डू, यस विल डू। तो आज जो भाषण रहा है नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, जो बातें उन्होंने कही, आमतौर पर अपने भाषणों में वो बात कहते रहे हैं, लेकिन आज भाषण के अंत में जो उन्होंने बात कही वो थोड़ा हटके थी। आज ओबामा के अंदाज में उन्होंने एक नारा दिया देश को, यस वी कैन, यस वी विल डू। अब सवाल यह है कि ओबामा का ये नारा जो नरेंद्र मोदी ने आज इस्तेमाल किया, क्या उससे जीतेंगे नरेंद्र मोदी, क्या उससे बीजेपी की ताकत बढ़ेगी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता और नेता केसी त्यागी साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। केसी त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी का ये भाषण, इस पर बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी की टिकी हुई हैं। वो पार्टी जिससे आपने अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा, एक दिलचस्प नारा आज दिया है। वो नारा जो अमेरिकी जनता ने सुना है और ओबामा के माध्यम से दुनिया भर सुन चुकी है, यस वी कैन। आज नरेंद्र मोदी ने वो नारा दिया है देश को। क्या लगता है आपको ये नारा जो उन्होंने दिया है, क्या उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा? ये देखिए, जो देश की हालत है वो पिछले यूपीए के 2 शासनकाल में खराब हुई है। इसमें महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है और सीमाओं पर भी कई तरह के खतरे बढ़े हैं। लेकिन उसका जवाब नरेंद्र जी के पास नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि गरीब और अमीर के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है उसके लिए कौन सी आर्थिक नीतियां अख्तियार की जाएंगी जिसके लिए ये समानता की जो दूरी है वो कम होगी। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो समाज के हाशिए पर चले गए समाज के वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या नीतियां अख्तियार की जाए उसका जिक्र नहीं है। एक समृद्ध, उन्नतशील और गौरवशील भारत तब बनेगा जब भारत की 120 करोड़ जनता की राजकाज में हिस्सेदारी होगी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। किश्तवाड़ का जिक्र है जहां कल सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसमें एक मेरा हिंदू भाई, एक मुसलमान भाई मारा गया। जिक्र सिर्फ एक तबके का है। जो बड़े पूंजीपति हैं, ये उनकी भाषा है। ये ओबामा भी बोलते थे समृद्ध राष्ट्रों के बारे में, और उनके रहते हुए इराक हुआ,
उनके रहते हुए अफगानिस्तान हुआ, उनके लेकिन रहते केसी हुए त्यागी तमाम साहब, मुस्लिम कंट्री, बराक ओबामा को दोबारा सत्ता भी मिली उनके रहते अमेरिका हुए में। सीरिया हो रहा है। हाँ मिली, तो इनको तो अभी एक बार मिलनी बाकी है, तभी रिपीट करेंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं और, कि हाँ। और जी, जो भूमि है, किसानों की भूमि कोड़ियों के भाव पूरे देश में जारी है, इंक्लूडिंग गुजरात। तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आने वाला है। हाँ। सरकार को क्या क्या संशोधन उसमें करने चाहिए, हाँ। उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है केसी त्यागी साहब, तो आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सवाल हर बार की तरह उठा दिए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन समाधान क्या हो वो नहीं दिया। दिबांग, जो जिस तरह की आदत रही है नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से वो अपने भाषण देते हैं, हाँ ठीक है केसी त्यागी साहब, आपकी बात मैंने ली, मैं बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रिया देती हूँ। दिबांग, जो बात नरेंद्र मोदी ने आज कही, जिस तरह से उन्होंने निशाना और हमला साधा, क्या उनके दूसरे भाषणों के मुकाबले कोई नयापन आपको दिखाई दिया? अगर वो जो नारा उन्होंने आखिर में दिया है हम उसको छोड़ दें, कुछ और नया दिखा? नारे पर मैं बाद में आऊंगा, पर मैं कहता हूं कि जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, मुझे लगता है कि उनका मन कहीं और था। यानी उन्होंने कहा कि गलतियां बहुत की, कहा कि 5 सैनिकों के सर काटे गए। हम सब जानते हैं कि वो आंकड़ा 5 का नहीं है। उन्होंने कहा कि इटली के उच्चायुक्त, हम जानते हैं कि हम हाई कमिश्नर नहीं, वहां के तो एम्बेसडर हुआ करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब इस तरह से फूड सिक्योरिटी बिल की कोई बात नहीं होती थी। हम जानते हैं कि 35 लाख परिवारों के लिए सन 2000 में वाजपेयी जी के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को एक योजना लागू की गई थी 6 राज्यों में, जिसको अंत्योदय अन्न योजना कहा गया। उनके बारे में वो भूल गए, उसका भी वो उल्लेख करते थे। युवाओं से बात कर रहे थे, मैं अभी यही जयंतों से बात कर रहा था कि आज खुदीराम बोस, जिनको फांसी पर चढ़ाया गया, सबसे छोटे रेवोल्यूशनरी थे, उनको सलाम करते हुए आगे बढ़ते तो मोदी की बात कुछ और होती। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी आज के भाषण में एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए नजर आए, कोई समग्र एक डायरेक्शन नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने जरूर ये ओबामा के तौर पर बात कहा। जब उन्होंने शुरुआत की थी, अगर आप ध्यान करें, तब भी ऐसा लगा कि वो ओबामा और जो अमेरिकन स्टाइल है भाषण देने का, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उल्लेख किया किस तरह से एक 80 साल की बुजुर्ग वहां पर आए, किस तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी उनके पास आए। ये बड़ा अमेरिकन स्टाइल है, जिसमें आप एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक खास व्यक्ति की बात करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं और उसको फिर आगे जोड़ते हैं। चाहे अगर आप देखें तो अमेरिका में, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, जब भी वो बात करते हैं तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं, उन राज्यों के बारे में, शहरों के बारे में बात करते हैं, उससे वो आगे जोड़ते हैं। वहां जाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज उनका दिल नहीं था, मन नहीं था। क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो दिखाई देंगे? बड़ी आधे अधूरे ढंग से तैयार किया हुआ भाषण उनके लगा। बहुत उम्मीद थी, बहुत अच्छा क्राउड था, पर मोदी आज उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जिससे उनकी उम्मीद की जा रही थी। उस रंग में नहीं दिखाई दिया। हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता राहुल नार्वेकर जी भी जुड़ गए हैं। राहुल, आपको क्या लगा, नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ बातें कही, क्या वो जो पुराने भाषणों में वो कहते आए हैं बस वही बातें थी? दिबांग कह रहे हैं एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर वो भागते दौड़ते दिखाई दिए, वो एक डायरेक्शन जो होती है, दिशा, वो नहीं दिखाई दी। और अंत में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तर्ज पे यस वी कैन, यस वी विल डू कह दिया। बाकी और कुछ मजमून में ज्यादा फर्क नहीं था। मेरे ख्याल से आज जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ, वह भाषण एक भाषण था। जनता को उन्होंने बतलाया जो कमियां कांग्रेस सरकार की रही है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो जनता का परेशानियां उठानी पड़ी है, उसका विश्लेषण पूरी मजबूती से और पूरी जोर से आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार करके बताया है। और मेरे ख्याल से एक रिस्पांस जो लोगों में देखा आपने, हिंदी में भाषण हुआ, वहाँ के लोग जो थे बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। रिस्पांस जो क्राउड का रिस्पांस जो मिल रहा था उन्हें, वह बहुत ही अच्छे प्रकार का था। इसलिए मेरा पूरा मानना है कि आज का उनका भाषण बहुत ही सफल और बहुत ही निर्णायक रहा। अशोक जी, क्राउड तो था वहां पर, भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो वो कह रहे थे, जिस अंदाज में कह रहे थे, क्या उतना उत्साह था भीड़ में? रिस्पांस के मायने क्या है ये फिर से एक बार परिभाषित करने पड़ेंगे, क्योंकि आज पूरे भाषण में ना कहीं तालियां बजी,
उनको लोगों से नारे भी बुलवाने के पहले पूछना पड़ा कि क्या तुम कहोगे, और जोर से कहो ये बोलना पड़ा। ये दिखाता है क्योंकि पहले इसके पीछे जब भी उनके भाषण होते थे तो तालियों की गूंज, हर 5 मिनट बाद तालियां लेते थे। लेकिन मुझे कुछ बातें यहाँ बहुत अटपटी सी लगी है कि वो कहते हैं कि हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है। तमिलनाडु की तरफ देखिए, वो करिए। जो लेटेस्ट फिगर आए हैं गुजरात के, 52% 5वीं क्लास के लड़के और 29% 9वीं क्लास के लड़के दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। 93% 5वीं क्लास के लड़के, 65% 7वीं क्लास के लड़के एक अंग्रेजी का एक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ सकते। 57% ड्रॉप आउट है गुजरात में। जो अपने स्टेट में ये हालत है एजुकेशन की, वो शख्स दूसरे को नसीहत दे, ये बड़ा अटपटा सा लगता है। इस भाषण में कई फैक्चुअल मिस्टेक्स तो बहुत थी। उन्होंने कई जगह ये कहा कि उनकी एक आदत है, जिस राज्य में जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे सूरत में, मेरे हैदराबाद में। कई बार मुझे लगता है जब ये पूरा देश घूमेंगे और टोटल की जाएगी तो हैदराबाद यानी अहमदाबाद और सूरत की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ जाएगी तब तक, क्योंकि उनका एक जुमला हो गया है कि ये प्रदेश के लोग, मेरा बहुत पुराना संबंध है, तेलुगु स्कूल हमारे राज्य में है। एक बात बता दूं, तेलुगु स्कूल तो इस देश के हर राज्य में होगा, सवाल वो नहीं है। आज केसी त्यागी भी जो कह रहे थे, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि एक जो रोड मैप है वो रोड मैप नहीं दे पाए। आंध्र प्रदेश के डिवीजन पे तो बोले, लेकिन यही बोले कि आप भाईचारे से रहना चाहिए। लेकिन जुमलेबाजी है, समस्या का समाधान नहीं बोले। वो जो वहां पर जो उबर रहा है, छत्तीसगढ़ की बात की, वहां पर दिक्कतें कैसे दूर होंगी? उत्तराखंड लेने के लिए जो लोगों ने शहीद हुए लोग, वहां जो गोलियां चली है और उसके बाद लगातार झगड़े हुए हैं, उसका जिक्र उन्होंने मिठाई के रूप में किया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दिशा नहीं दिखाई दी, वो दिशा या नयापन जो भाषण में होना चाहिए था, युवाओं को लेकर के जो बातें कहने की उम्मीद उनसे की जा रही थी, वो नहीं दिखाई दी। 2014 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बड़ी रैली को संबोधित किया और आपको बता दें कि इस रैली में उन्होंने कई बातें की, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि अंत में जो नारा उन्होंने दिया, ओबामा का नारा जिसे उन्होंने दिया देश की जनता के लिए, यस वी कैन, यस वील डू। लेकिन क्या उम्मीदों पर खरा उतरा उनका यह भाषण? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। जयंतुदा, आपसे जानना चाहूंगी, जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या जो उम्मीद की जा रही थी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, दक्षिण भारत जहां बीजेपी का वर्चस्व तकरीबन ना के बराबर है, वहां इतनी बड़ी रैली को नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, क्या कुछ कर पाए वो अपनी पार्टी के लिए? लेकिन मैं मानता हूं, जैसे त्यागी जी भी कह रहे हैं, कि एक फोकस्ड रोड मैप, लेकिन आप अगर एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि आज हैदराबाद की रैली नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा कठिन रैली, क्योंकि तेलंगाना का जो अनाउंसमेंट, नरेंद्र मोदी का रैली का अनाउंसमेंट पहले हो चुका था और उनके जो प्लान था कि हैदराबाद सिर्फ नहीं, आंध्रा के भी और किसी जगह में जाने का इच्छा। लेकिन ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, देखिए नरेंद्र मोदी जी आज जो भाषण दिए हैं उसमें तेलंगाना अगर 5% है तो उसमें 90% तो है एंटी कांग्रेसिज्म, एंटी सेंटर। आंध्रा का जो रीजनल पॉलिटिक्स है उससे, क्षेत्रीय राजनीति से ज़्यादा है एंटी कांग्रेसिज्म। और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी जी भी एक ट्रांजिशनल फेज में है। और सबसे बड़ी बात है, जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में जितना ज़्यादा गुजरात के जिक्र होता था, आज देखिए बहुत दिन बाद गोवा का नेशनल एग्जीक्यूटिव में अनाउंसमेंट हुआ था कैंपेन कमेटी का चेयरमैनशिप, उसके बाद अगर हैदराबाद रैली दिखा जाए तो उसमें गुजरात का जो जीडीपी और गुजरात का जो दृष्टांत और गुजरात वो जो शिकायत हो रहा था वो आज नहीं है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की भाषण में जो एक परसेप्शन होती थी कि एरोगेंस और अहंकार, आज देखिए नरेंद्र मोदी जी एनडीए के भी एक्सपेंशन का एक हिडन एजेंडा मुझे तो दिखाई दे रहा है जब वो तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं और इतना प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी जयललिता जी के बारे में नेबरिंग स्टेट में कर रहे हैं। और आडवाणी जी का भी देखिए जिक्र कर रहे हैं और आडवाणी जी के भी जो प्रशंसा किए हैं कि ब्लैक मनी, काला धन के बारे में आडवाणी जी पूरी देश में क्यों घूमे हैं। तो देखिए इंटरनली पार्टी के अंदर में जो उनके अपना जो स्थिति है, उस हालत में अभी
एक्सटर्नली जगन के बारे में भी जैसे देखिए ना, तेलंगाना का उसमें जो जिक्र किया है कि बिहार और यूपी का जिक्र किया है, जैसे दिव्यांग कह रहे हैं कि वो गलत है, क्योंकि उस समय भी बिहार और उत्तर प्रदेश में डिस्कॉन्टेंट बहुत था। फिर भी ये जो इशू है ये बीजेपी के लिए भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि तेलंगाना तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज आंध्रा में जैसे जगन का भी जो मूड है, जो लहर है, जो एंटी कांग्रेसिज्म है, उसका भी फायदा नरेंद्र मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू का भी एनटीआर का इशू जिक्र किए हैं। तो मुझे लगता है जैसे वेस्ट बंगाल में जाके ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के सख्त खिलाफ है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ममता जी के बहुत तारीफ करके आए हैं कलकत्ता से। अभी यहाँ जयललिता, एनटीआर, टीडीपी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का भी एक परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। जो अहंकार, एरोगेंस, ये जो परसेप्शन बनी थी, उसको वो खुद अपने आप को बदलने का भी एक कोशिश कर रहे हैं। एक नई उस दृष्टि से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन दिखाई दिया जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज वो कई मुद्दों पर बोले हैं, जैसे अशोक वानखेड़े जी कह रहे थे कि तालियां तो हमें बजती हुई या नारेबाजी जबरदस्त होती हुई नहीं सुनाई दी। भ्रष्टाचार पर भी वो बोले हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन कमाल की बात है कि मंच पर उनके साथ बंगारू लक्ष्मण भी थे। फिर नरेंद्र मोदी के फैक्ट्स भी कहीं कहीं गलत हो गए। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जो भाषण दिया उसकी हाईलाइट ये रही ओबामा का नारा जो आज मोदी ने देश की जनता को दिया, यस वी कैन, यस विल डू। नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, भ्रष्टाचार का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन कुछ अजीब सी स्थिति दिखाई दी, क्योंकि जहां वो एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मंच पर बंगारू लक्ष्मण मौजूद थे। बंगारू लक्ष्मण मंच पर मौजूद थे, भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए वो बाकायदा। और ऐसे में भ्रष्टाचार पर एक तरफ नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे और उसी मंच पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बंगारू लक्ष्मण भी मौजूद थे। हैदराबाद में मोदी की रैली का ये रंग भी देखिए, जहां वो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को आईना दिखाने में जुटे थे, वहां तस्वीरों में बंगारू लक्ष्मण भी दिखाई दिए। और सवाल यही कि भ्रष्टाचार पर जहां वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, क्या उसकी धार कुंद नहीं हुई जब बंगारू लक्ष्मण मंच पर उनके साथ बैठे थे? चुनाव का समय है, दाग अच्छे हैं। तो मंच पर बंगारू लक्ष्मण दिखे। आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह वो हर बार हमला करते आए हैं, इस बार भी जबरदस्त उन्होंने हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार पर बोले। लेकिन मंच पर बंगारू लक्ष्मण दिखे। जल हो, थल हो, नभ हो, जल, थल, नभ, पूरे भूमंडल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाए न हो। कोई मुझे बताएं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे, किस बात के लिए? काला धन वापिस लाओ। कोई हमें समझाए, विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा है, वो काला धन वापिस लाने में दिल्ली सरकार को परेशानी क्या हो रही है? हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने भारत की भलाई के लिए काले धन को वापस लाने के लिए मांग की, लेकिन दिल्ली की सल्तनत ने किसकी भलाई के लिए इस मांग को भी ठुकरा दिया। तभी सवाल उठता है कि काला धन किसका है? ये किसका काला धन है जो विदेशी बैंकों में अरबों खरबों के रुपये पड़े हुए हैं? तो नरेंद्र मोदी की हैदराबाद रैली का ये रंग भी आपने देखा। विजय, ये एक दिलचस्प नजारा था। भ्रष्टाचार पर हमले बोल रहे थे केंद्र सरकार पर। अच्छा होता अगर बंगारू लक्ष्मण मंच पर नहीं होते। देखिए, चुनाव का समय है। बंगारू लक्ष्मण एक दलित नेता हैं और वो कांग्रेस के निशाने पर हमेशा रहे हैं। जब जब बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती रही है तो कांग्रेस के लोग बंगारू लक्ष्मण का उदाहरण देते रहे हैं, जो टेलीविजन पर कहते रहे हैं कि 1 लाख की रिश्वत लेते साहब पकड़े गए थे। दूसरा, वो येदियुरप्पा की बात करते रहे। अब बीजेपी
आंध्र प्रदेश में बंगारू लक्ष्मण को मंच पे जगह दी है, यानी राजनीति में वापस उनकी सक्रिय भूमिका वो निभाएंगे, इसके अर्थ निकलते हैं। बगल में कर्नाटक में वही येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के कारण जिनकी गद्दी गई, जेल जाना पड़ा, उनकी वापसी की बात हो रही है, वो खुलकर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये कौन सा तंत्र है जो मोदी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी, एक बराक ओबामा के संदर्भ में मुझे एक ही बात कहनी है कि जो ओबामा मोदी को वीजा नहीं देते हैं, उसी ओबामा से मोदी इस कदर प्रभावित हैं कि उनका एक नारा उधार लेकर हिंदुस्तान आए हैं, यस वी कैन वाला। और यस वी कैन है, लेकिन बराक ओबामा उसके बाद बताते थे कि वी कैन, हम क्या कर पाएंगे और हाउ, कैसे पॉसिबल हो पाएगा लेकिन वो वाली जो दूसरी चीज है वो मोदी के बयान से गायब। राहुल नार्वेकर जी, ये कमियां हैं। अब भ्रष्टाचार पर देखिए, तो तस्वीरें यहां पर मौजूद हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, लेकिन बंगारू लक्ष्मण मंच पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठता है। और दूसरी बात, जो नारे की बात कही, इतनी कोशिशें कर ली, राजनाथ सिंह गए अमेरिका कि नरेंद्र मोदी को वीजा मिल जाए, वीजा अब तक मिला नहीं है, और नारा भी उस देश का जो वीजा नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी को। देखिए, पहली बात तो आपको एक माननी पड़ेगी कि बंगारू लक्ष्मण जी का स्टेज पे होने से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का सत्य, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का सत्य कहीं दूर नहीं जाता है। बंगारू लक्ष्मण का स्टेज पे होना और ऐसे घोटालों का देश में होना, इसका कोई तालमेल नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसलिए उनके स्टेज पे होने से मुझे नहीं लगता अगर वो मंच पर नहीं होते तो बेहतर रहता, नैतिक एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए इन दोनों, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। भारतीय जनता पार्टी के रैली पे उनके मंच पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका निर्णय वही ले सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, उनके मंच पे रहने से किसी भी प्रकार से कांग्रेस यूपीए भ्रष्ट सरकार को कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता, क्योंकि इन घोटालों का उस व्यक्ति का मंच पे रहने से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नंबर 2, दूसरी बात जहां तक ओबामा जी के बयान या ओबामा जी के स्टेटमेंट का सवाल आता है, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट सिंबॉलिक था। इस स्टेटमेंट को व्यक्त करने से मुझे नहीं लगता है कोई पॉलिसी मोदी जी उनकी बोरो कर रहे हैं या उनकी कोई फिलॉसफी बोरो कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट किया, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था, एक जेस्चर था जिससे उन्हें पूरे क्राउड को यूनाइट करना था, देश में एक यूनिटी लानी थी, बदलाव का वातावरण लाना था। दिमाग दिलचस्प बात नहीं है, वो जो नारा भी लिया तो ऐसे देश का लिया जिसके बारे में हर बार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि आप अमेरिका के वीजा के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। अमेरिका तो ऐसा देश है जो नरेंद्र मोदी को जब भी सवालों के घेरे में डालना होता है, विपक्षी पार्टी चिट्ठियां लिख करके भेज दी अमेरिका, और उसी देश के नारे को आप इतनी बड़ी रैली में आगे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ी हैरानी करने वाली बात रही। अगर आप के दिलो दिमाग में अमेरिका नहीं घुसा हुआ है, ओबामा का नारा नहीं घुसा हुआ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें जनता को एक रखना था, मोदी के लिए चुनौती थी कि लोगों को एक रखना था, एक स्वर में लोगों, तो उसके लिए आप अमेरिका से नारा लाएंगे, ओबामा का नारा लाएंगे। ये जो इसका बचाव है वो भी सुनने में कुछ विचित्र लगता है। लेकिन आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें करते रहते हैं। और ये जो बात थी बंगारू लक्ष्मण वाली, ये तो एक तरीके से आप जो आपके वोटर हैं उनका काम और मुश्किल बना देते हैं। यानी जब पिछले जो इनके पार्टी अध्यक्ष थे उनको हटा के नए जो अध्यक्ष बनाए गए, उससे एक ये बात हुई कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो फर्क है, जिसमें दागी लोगों को या इस तरह के भ्रष्ट लोगों को जगह नहीं दी जाती है या तरजीह नहीं दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक प्लस पॉइंट है बीजेपी का, जिसका लाभ ले सकते थे, जिसको भुना सकते थे, जिसको इलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर आप बंगारू लक्ष्मण को वहां बिठा दें मंच पर और जो दूसरा नाम ले नरेंद्र मोदी बंगारू लक्ष्मण का ही लें, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ठीक है आपके दाग हैं तो हैं, हमारे दाग भी हैं और हमारे दाग शायद आपके दाग से कम दागी हैं। तो ये खेल चलता नहीं है। मेरे ख्याल से उससे बचा जाना चाहिए था। और एक बात जरूर है कि वो चूंकि दलित नेता हैं, उनकी मजबूरी हो सकती थी, पर मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा अच्छा रहता बीजेपी सपोर्टर्स के लिए भी कहने की ये बात रहती, क्योंकि अभी गली मोहल्लों में जब बात होगी और जब भी इस तरह की बात होगी तो ये कहा जाएगा बंगारू लक्ष्मण भी वहां बैठे हुए थे। इसका जवाब वो ज्यादा दे नहीं पाएंगे। केसी त्यागी साहब, आप भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर अपनी? जंतुदा, मैं आऊंगी आपके पास।
देखिए, एक तो मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, जो इंडियन पुअर स्टेट्स हैं और जो इंडियन पुअर है, कांग्रेस के खिलाफ देश में एक माहौल है, उस सवाल पर मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। 3 बार भारत बंद हुआ है महंगाई को लेकर के, पिछले 2 महीने में 5 बार जो है पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े। ये कॉन्स्टिट्यूंसी श्री नरेंद्र मोदी की नहीं, ये यूपीए के कांग्रेस के विरोध की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें समूची पॉलिटिकल पार्टीज है, खाली इनके सवाल नहीं है। उनका जवाब क्या है? भूमि अधिग्रहण हो रही है गुजरात से लेकर के नोएडा तक, उसका क्या है? जो किसान को न्यूनतम फसल के दाम मिलने चाहिए, न्यूनतम जो पैदा होने की कीमत है वो तक भी नहीं मिल रही है, उसमें एड्रेस नहीं है। जो गरीब अमीर का फर्क है वो नहीं है। और देश के जो धनाढ्य घराने हैं, जिस तरह से उनको पिछले दिनों राहत दी गई हाँ, है, लेकिन एक चीज जिसका उल्लेख आज था केसी त्यागी साहब उनके भाषण में, जो वो संकेतों में कह गए, उन्होंने नाम लिया, जैसे टीडीपी का नाम लिया, उन्होंने जयललिता की बहुत तारीफ की आज और कहा कि तमिलनाडु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए आंध्र प्रदेश को स्किल डेवलपमेंट। आपको लगता है आपने रास्ता अलग कर लिया तो मोदी अब कहीं और कोशिश कर रहे हैं दोस्त तलाशने की? प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट। जनता दल यूनाइटेड के अलग होने के बाद कोई भी ऐसा धर्मनिरपेक्ष दल नहीं जो इनको मोदी साहब को छूने के लिए तैयार हो। वो आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा अनटचेबल आदमी है। डॉक्टर जयललिता का बयान जो मैंने पढ़ा है और आपके चैनल पर आया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनावी समझौता नहीं होगा, तो ये जो निकले हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर के, तो उसको जनता दल ने रोक दिया, जनता दल यूनाइटेड रोक दिया। और कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी में 1000 खामियां हैं, उन्होंने कम गिनाई है। रेलवे मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की कमियां कम गिनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई देश की पार्टी अब उनके नेतृत्व को छूने के लिए तैयार नहीं है। ही इज द मोस्ट अनटचेबल पर्सन इंडियन पॉलिटिक्स नाउअडेज। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ अलग अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, बराक ओबामा का नारा दे रहे हैं, देश को कह रहे हैं यस वी कैन, यस विल डू। अब इस नारे से क्या जीतेंगे मोदी? ओबामा का ये नारा है। चर्चा जारी है हमारी कि नरेंद्र मोदी के यस वी कैन पर क्या भरोसा करेगा भारत। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से पिंकी आनंद जी भी जुड़ गई हैं। पिंकी जी, स्वागत है आपका। आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ये चर्चा पैनल में हो रही है कि जो आज भ्रष्टाचार पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी बरसे कांग्रेस पार्टी पर, बंगारू लक्ष्मण मंच पर क्या कर रहे थे? क्या भ्रष्टाचार को लेकर के जो वो हमला कर रहे थे उसकी धार कुंद नहीं हुई? देखिए, आज जो बातचीत चल रही थी न केवल करप्शन के ऊपर, इंस्टेड ऑल्सो मेनली जो तेलंगाना इशू के ऊपर है, प्राइस राइज इशू के ऊपर है। ये मतलब नहीं है कि कोई और इशू उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो करप्शन का मुद्दा आज यूपीए सरकार के खिलाफ है, उसमें इस प्रकार से कोई भी चीज बंगाली लक्ष्मण जी के खिलाफ नहीं है। पिंकी आनंद जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आज जो उन्होंने नारा दिया, क्योंकि बाकी जो वो बातें बोलते रहे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा निशाने पर लेते हैं, लेकिन आज अपने संबोधन के आखिर में जो उन्होंने नारा दिया यस वी कैन, ये सवाल उठ रहा है कि एक ऐसे नेता का नारा दिया है जो देश मोदी को वीजा नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए, आप कुछ भी उस पर लगाते रहे, वी कैन जैसा एक नेशनलिस्ट काइंड ऑफ वर्ड कि हम लोग कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, आप उसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन निकालते रहिए, किसी को क्या। नेचुरली हम ये हमारी चुनौती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चुनौती किसी वीजे वाले एक छोटे से मुद्दे के ऊपर आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई लिंक नहीं है। वीजा छोटा मुद्दा नहीं है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अमेरिका में जाके फिर वीजा के लिए यदि बोलते हैं मोदी जी के, तो ये वाकई आपके लिए भी बड़ा मुद्दा है। आपके लिए नहीं, आप हमारे को मत बताइए कि हमारे लिए बड़ा है या छोटा है, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए हमारा देश सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा कोई ऐसी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सवाल उठा सकती है, भारतीय जनता पार्टी हर उस भ्रष्टाचार की बात कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे नेता पे आरोप लगा सकती है विपक्ष के, यानी जो उनके लिए अपोजिशन पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब बात होती है तो पता नहीं, एकदम आप कहते हो कि हमको मत बताइए। आप ही के राजनाथ सिंह कहते हैं कि अंग्रेजी के एकदम खिलाफ है, अंग्रेजी होनी नहीं चाहिए। आप ही के जो प्रचार प्रमुख है वो अंग्रेजी में नारा देते हैं। ये कई विसंगतियां हैं, एक आम आदमी कंफ्यूज होता है इसको। हम ये नहीं चाहते कि यूपीए की सरकार बहुत अच्छी है, इससे भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती। देश विकल्प ढूंढ रहा है, जब विकल्प के लिए सामने आओगे तो कंफ्यूजन तो कम से कम ना करे। पिंकी आनंद जी, आपका जवाब।
देखिए एक तो राजनाथ जी ने जो अंग्रेजी के बारे में बोला है, ये नहीं बोला था कि अंग्रेजी में ही काम होना चाहिए, यही कि अंग्रेजी भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको देखना है, जो सबको समझना है। ये जो स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिसकोट हुआ वो अलग बात है। कंफ्यूजन की जो आप बात कोशिश कर रहे हैं करने की, किसी भी कॉमन आदमी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज की तारीख में भाजपा जो है अपने आप मोदी जी के जो अंडर जो भी स्टेप्स ले रही है, जो भी कदम उठा रही है, वो देश के लिए उठा रही है, देश के इश्यूज के लिए, चाहे वो तेलंगाना का इशू हो, चाहे वो करप्शन का इशू हो, चाहे वो पाकिस्तान के जो जिस तरीके से अटैक हुआ उसका इशू हो। आप देखेंगे उसमें पूरे तरीके से संगठनात्मक जो बात है वही सामने आ रही है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन देश की समृद्धि के ठीक है। पिंकी जी मैं आपके पास आऊंगी। अशोक जी, जब लोगों ने देखा बंगारू लक्ष्मण पैसा ले रहे हैं, उनका कोर्ट में केस चला, उनको सजा हो गई। एक आपका मंत्री जिसको आपने इंडिया के टाइम हटाया, वो शेर शायरी करते हुए पैसा लेता है। पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम पैसे खुदा से कम भी नहीं। ये सारी चीजें लोग आपको लगता है एकदम भूल जाएंगे। हम तो बार बार कह रहे कि यूपीए का भ्रष्टाचार अत्यंत ज्यादा है और देश त्रस्त है यूपीए सरकार से, लेकिन अल्टरनेट की तरह यदि आपकी तरफ देखा जाता है तो कम से कम इन लोगों से आप बाहर तो रख सकते हो। पिंकी आनंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सॉरी, नहीं, मुझे अब सुनाई नहीं दिया। आपने कुछ कहा क्या? जी पिंकी आनंद जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो पूरा लबोलुबाब निकल कर आ रहा है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भाषण दिया, कहा यह जा रहा है कि आज एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कुछ गलतियां भी की, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए जो सही नहीं थे, और उसके अलावा तेलंगाना का मुद्दा, तेलंगाना और तटवर्ती आंध्र प्रदेश, ये तमाम चीजें जो हैं जिनको लेकर समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, उन्होंने उस पर समस्या क्या है वो तो गिना दी, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा या किसी भी मुद्दे का समाधान कैसे होगा इस पर वो कुछ नहीं बोले। और दक्षिण भारत में ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है बीजेपी के अगर नजरिए से देखा जाए तो। नहीं, आई थिंक देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सारी कुछ सोल्यूशंस और चैलेंजेस सारे एक ही मतलब रैली में आपके सामने समक्ष पेश होकर आगे आ जाए, जो मोदी जी ने आज व्यक्त किया है वो तेलंगाना के बारे में किस प्रकार से यूपीए सरकार ने डबल फेस होकर 99 ऑनवर्ड से लेकर कुछ नहीं किया और सिर्फ आज इलेक्शन की शुरुआत में ये कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना के इशू के बारे में बातचीत की जाए। जहां तक उसकी सोल्यूशन का सवाल है, सोल्यूशन ओवरनाइट कभी कुछ नहीं बनता है, सोल्यूशन बैठकर बातचीत करके सोच समझ के किया जाता है। इसलिए वो एक समय की बात है। आज जो तारीख की गवाह है इस बात की कि तेलंगाना के इशू पे बीजेपी ने अपना एक समर्थन दिया है कि वो तेलंगाना के इशू में साथ में, लेकिन इस प्रकार से आप इलेक्शन के एक शाम को कह दें 99 से आगे लेते हुए, ये ऑब्वियस है कि इसमें कोई इंटेंशन नहीं है और उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो नतीजा है वो भी आपको दिख रहा है। सब लोग आपसी में लड़ रहे हैं। हाँ। जो यूपीए सरकार है, और आप कह रही हैं यही बात नरेंद्र मोदी ने बताने की कोशिश की है। मेरे पास वक्त बहुत कम है मैम। दिबांग, अंत में आपसे जानना चाहूंगी, 2014 लोकसभा चुनाव मिशन से पहले ये जो रैली नरेंद्र मोदी ने की है, क्या इसका कुछ बड़ा फायदा उनको होगा या उनकी पार्टी को? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव अभी बहुत दूर हैं और देखिए मोदी ने एक कोशिश की है इसमें नए नारे की, वो देखेंगे कि आगे ये कहाँ तक जाएगा। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि एक जो उन्होंने बात जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया कि इस देश में अगर 65% लोग 35 साल के कम के हैं तो वो अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, अंग्रेजी नारों के बारे में जानते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको अपील करने की कोशिश की थी। क्योंकि जिस तरह का स्टैंड ले लिया था राजनाथ सिंह जी ने, उससे ये कहीं भाव था कि भाई ऐसा ना हो कि युवा अलग छिटके हैं और कहीं ये जाए कि भाई ये पुराने सोच विचार वाली पार्टी है, अंग्रेजी के बारे में इस तरह से सोचती है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी एक जमाने में सोचा करती थी। तो उससे अलग करने की एक उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है यहाँ पर। अब उसको आप अमेरिका से जोड़ें और ओबामा से जोड़ें तो ये भी बात जरूर है, लेकिन एक कोशिश जमीनी स्तर पर उन्होंने की है। कोशिश कितना रंग लाएगी ये आने वाला समय बताएगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।